नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट के लिए पेपर 2 एसएसटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में क्या है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये 6 to 8 के एनसीईआरटी हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मंडप किससे संबंधित है। कभी आप ये ना समझना कि मंडप अगर कहा जा रहा है तो आप सीधे मंदिर को कर दे, नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये मंडप जो संबंधित है ये राजमहल से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि राजमहल में ही क्या होता था, मंडप बने होते थे। राजा इन्हीं मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहीं से अपने अधीनस्थों यानी अपने अंडर में जो आने वाले हैं लोग रहते थे उनके लिए आदेश जारी करते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चोल काल में, ठीक है, कि चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी के लिए सही है, राइट। यानी कांस्य मूर्तियों के निर्माण में आपने अगर बुक पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो आपने इसमें देखा होगा। ठीक है, तो किस तरीके से क्या है, लुप्त मोम का तकनीकी का निर्माण किया जाता था कांस्य की मूर्तियाँ बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि अजमेर यानी कि अजमेर कहाँ पर, राजस्थान में है। ठीक है, तो अजमेर यानी राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि मुगलों के शासन में सूबा यानी कि जिसको प्रांत कहते थे मुख्यालय बना था, बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3 और तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मणिग्रामम और नानादेशी जो शब्द है किन्हें सूचित किए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ है। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि जो व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर क्या काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। आपने देखा होगा व्यापारी क्या है, झुंड बनाकर एक साथ निकलते थे। ठीक है, अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। ठीक है, इनमें सबसे प्रसिद्ध जो था मणिग्रामम और नानादेशी थे। ठीक है, ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक क्या व्यापार करते थे। तो बस आपको इतना याद कर लेना कि मणिग्रामम और नानादेशी ये क्या है, तो ये क्या है, दक्षिण भारत के एक व्यापारी संघ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि मुस्लिम वोहरा समुदाय, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कि मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था। यह व्यापारी से संबंधित था। ठीक है, यानी गुजरात के जो व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम वोहरा यानी गुजरात के जो व्यापारी होते थे हिंदू में उनको बनिया कहते थे और मुस्लिम में वोहरा करते थे। ये दोनों समुदाय शामिल थे। ठीक है, वे दूर दूर क्या लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मुस्लिम जो वोहरा समुदाय एक व्यापारी था। ठीक है, और बाकी अगर हिंदू की बात करते हैं तो उसमें बनिया कहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे, 6 को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था, ये सत्य है। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कौन से कथन सत्य है, तो ये दूसरा वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिदरी शिल्प जो होता है ये बीदर यानी कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। ठीक है, अतः जब बिदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्यकाल में पांचाल, ध्यान से पढ़ेंगे कि मध्यकाल में पांचाल यानी अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था। आपको ध्यान देना है, जब भी पेपर आप पढ़ेंगे तो अगर नहीं वाला वर्ड आ जाए तो उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है,
कौन सा शामिल नहीं था? लोहार शामिल नहीं था, कि बढ़ई शामिल नहीं था, कि सुनार नहीं था, कि बुनकर नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनकर। ठीक है, तो ये बुनकर शामिल नहीं था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला कथन कहा जा रहा है कि 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग में जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, काबुल हाथियों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, तो ये गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी केवल एक सही है। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखेंगे। बात होती है कि काबुल की, तो काबुल हाथियों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र नहीं था, लेकिन काबुल क्या घोड़ों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, चलिए, तो केवल एक यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह हम्पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम्पी नगर क्या कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, और यह नगर क्या है 1336 में। ठीक है, यह नगर 1336 में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो मूरो शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये मुस्लिम सौदागरों के लिए हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजयमान था, यानी गुंजायमान था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरो यानी कि मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होने वाला एक नाम है। चट्टियों यानी कि पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। ठीक है, तो हमारे साथ अपने प्रैक्टिस करिएगा हर क्लास के एनसीईआरटी की किताब से, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये क्या है, और ये जो हम्पी जो था ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है, और इस मंदिर में इसी करीब करीब 56 तचित स्तंभों से क्या है संगीतमय स्वर निकलते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है, और यह मंदिर जो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, और देवदासियों विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष क्या नृत्य किया करती थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा के टाइम पे कैसे नृत्य होते थे। अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं कि रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित जो मुर्शिदाबाद था, यह रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका जो था सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से क्या है बनकर आने वाले सस्ते कपड़ों के साथ क्या होड़ यानी कि प्रतियोगिता नहीं कर पाए, और उनकी होड़ में वो टिक नहीं पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो यह सूरत को कहा जाता है। ठीक है, सूरत को क्या है मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री हैं जहाज से यहीं से रवाना होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो आपको बताना था ये कथन गलत है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना था, केवल एक। ठीक है, यानी पहला। आप सभी जानते हैं कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे के लिए यानी कि जरी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और उनके लिए क्या पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बहुत सारे ऐसे बाजार उपलब्ध थे। ठीक है, तो कथन जो दूसरा है गलत है, क्योंकि सूरत से जो जारी की गई हुंडियाँ को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में क्या है, एंटवर्प के बाज़ारों में क्या है, मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जो हुंडी होता है यह एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी प्रयत्न किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, यह क्या है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। कारण क्या है, 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा जा रहा है कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे। तो ऑप्शन सी सही है, यानी भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा के संदर्भ में, ठीक है, वास्को डिगामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, बताइए आपको। पहला कथन है कि वास्को डिगामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। ठीक है, तो यह गलत है। ठीक है, दूसरा है कि यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, देखिए वास्को डिगामा जो था भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से वह प्रेरित था। ठीक है, और वह 1458 में केरल के स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष क्या पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भी लौट गया। ठीक है, जब केरल के जो बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था तो कालीकट का जो राजा होता था जमोरिन, ठीक है, उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया था। ठीक है, और वहाँ तक पहुँचने में जो गुजरात का एक नाविक था अब्दुल मजीद था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वास्को डिगामा की मदद किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति समाज कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कि जनजाति समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर क्या नियंत्रण रखते थे, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा कहा जा रहा है कि जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि देखिए जनजाति समूह क्या है, व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से क्या है, भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियम के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका क्या बंटवारा करते थे। ठीक है, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी होता रहता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। ठीक है, तो जाति आधारित जो जनजातीय समाज दोनों अपनी क्या विविध किस्म की जरूरतों के लिए क्या एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। ठीक है, और टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, तो केवल पहला यहाँ पर सही था। ठीक है, यानी ये आपका पहला कथन यहाँ पर सही था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, कि चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 1591 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर क्या हमला किया और उन्हें परास्त किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है। आपको निम्न में से क्या गलत बताना था। ठीक है, असत्य बताना था, तो आपका असत्य ये है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1591 में क्या हुआ था कि अकबर के सेनापति जो मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया, इसके बाद उन्होंने उन्हें परास्त किया। ठीक है, आप परास्त करने के बाद उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे पूरी तरह से क्या अधीन नहीं बनाए गए थे। ठीक है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने फिर क्या किया, चेर लोगों के कई किलों पर भी कब्जा कर लिया और उसे उस जनजाति को अपना जो है अधीनस्थ बना लिया, यानी कि अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को, यानी सीरियल नंबर से आप ध्यान मत दीजिएगा। खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कहा जा रहा है खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा कि ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग के संपर्क नहीं रखते थे तथा ये लोग अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर थे। तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या था कि भाई इनका जीवन जो है दूध और अन्य पशुचरी उत्पादों पर निर्भर था। अब वे खुद खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ें लिए करते थे। ठीक है, यानी उनको अपना सामान बेचते थे। ठीक है, यानी कि वो उनको भी क्या दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उनको क्या है अपने जानवरों से भी क्या ढुलाई का भी काम करना पड़ता था और इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए क्या ये लोग दूसरे के संपर्क में आते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बंजारे लोग कौन थे? तो बंजारे लोग एक व्यापारी थे। ठीक है, जैसे बंजारे लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, व्यापारी थे। खानाबदोश यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। उनका जो कारवां है टांडा कहलाता था। ठीक है, यानी कि एक टांडा में कई परिवार होते थे, यानी कि जिसको आप झुंड भी कह सकते हैं। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे साथ लेकर चलते थे। अभी आप भी इस समय देखते होंगे कहीं पर फ्लाईओवर के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं साथ साथ, यानी कि सारा सामान लेकर चलते थे। ठीक है, तो ये कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त भी किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद ही सौदागर होते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरण में भी बंजारों का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी कि बंजारे इन लोगों की काफ़ी मदद भी करते थे सामान ढुलाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बंजारे का मतलब क्या होता है, व्यापारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम आपको पहचानना फिर बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही क्रम क्या है कि ऑप्शन डी है जगह राज्य है, फिर गढ़ है, चौरासी है, बरहोत। ठीक है,
देखिए, गोंड राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य आता है, फिर गढ़ आते हैं। यानी कि राज्य को क्या है, गढ़ों में विभाजित किया गया है। हर गढ़ क्या किसी खास गोंड यानी कुल के नियंत्रण में था। यह जो पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे और उन्हें 84 कहा जाता था। और 84 का उप विभाजन भी होता था, जिसको क्या है, बरहोतों में कहा जाता था। और जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनते थे, यानी कि पहले राज्य, फिर गढ़, फिर 84 बरहोत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या विचार करना है। ठीक है। पहला कहा जा रहा है कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा कि गोंड राज्य गढ़कटंका का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तो ये अकबरनामा में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल का जो इतिहास है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा में क्या है, गढ़कटंका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, कहा जा रहा है कि मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर आपको विचार करना। कथन क्या कहा जा रहा है कि मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो यह क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि गोंड जनजाति छोटे छोटे कुल में बटी हुई थी। बिल्कुल ये सही है, लेकिन क्या कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंका पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ। तब उनका जो सामना किससे हुआ, रानी दुर्गावती से हुआ। देखिए, पेपर में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रानी, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती का संबंध किससे है, तो गढ़कटंका से संबंधित है। जैसे झांसी, यानी कि लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी की रानी से था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि गढ़कटंका क्या गोंडवाना राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कि गढ़कटंका राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया। यानी कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंका राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया था। तो यह यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हाथी। ठीक है, क्योंकि गढ़कटंका एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी ज़्यादा मात्रा में हथियार लिए थे। ठीक है, चलिए अगले से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है, बिल्कुल आपको बताना है। कथन है कि इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि जनजाति लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक यानी मौखिक तरीके से करते थे। तो ये सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है बी सही हो जाएगा, यानी केवल 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन कह रहा है कि कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत
यानी कई के क्या है कुल राजपूत मान लिए गए, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में, ठीक है, बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये अहोम जनजाति के जो लोग हैं मूल रूप से क्या है, म्यांमार के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कि अहोम राज्य के अंतर्गत जो है पाइक किसे कहा जाता है? तो पाइक जो कहते थे श्रमिक को कहते थे। ठीक है, यानी अहोम राज्य क्या है, बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। ठीक है, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर क्या निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि जबरन काम करना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि कौन सी जनजाति के लोग, ठीक है, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च अस्त्रीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? तो ये अहोम लोग थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अहोम समाज के अंतर्गत खेल, यानी अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो खेल किसको कहते थे? कुल को कहते थे। ठीक है, यानी अहोम समाज जो है ये कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। ठीक है, समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि अहोम समाज के अंतर्गत, ठीक है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कहा जा रहा है कि लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था, तो यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अहोम समाज एक अत्यंत क्या परिष्कृत समाज था और कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन को कंप्लीट किया एनसीईआरटी के, जो आपके पेपरों में पूछे जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका पेपर सीटेट का नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग।